रूस देश में एक राजा और रानी शासन करते थे। उनके 3 बेटे थे जो अब विवाह योग्य उम्र को पहुंच चुके थे। एक दिन राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम अपना घर बसाओ, मगर मैं तुम्हारे लिए कोई दुल्हन नहीं खोज पाया, इसलिए अब तुम तीनों अपने अपने धनुष बाण उठाओ और जहाँ भी तुम्हारा तीर गिरेगा वहीं से तुम्हारी दुल्हन मिलेगी। तीनों राजकुमारों ने राजा के आदेश का पालन किया। उन्होंने अपने धनुष से तीर छोड़े। सबसे बड़े बेटे का तीर एक किसान के बाग में गिरा और वहाँ से किसान की सुंदर बेटी तीर लेकर आई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा और व्यापारी की बेटी तीर लेकर लौटी। लेकिन छोटे बेटे का तीर इतनी ऊंचाई पर चला गया कि वह नजर ही नहीं आया। बेचारा छोटा राजकुमार घंटों तीर को खोजता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। खोजते खोजते वह जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसे एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के बीचों बीच एक कमल के फूल पर एक मेंढकी बैठी थी। मेंढकी ने अपने मुंह में उसका तीर पकड़ा हुआ था। राजकुमार ने मेंढकी से तीर लौटाने की विनती की। इस पर मेंढकी बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस दूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करोगे। यह सुनकर राजकुमार ने घृणा भरे स्वर में कहा, कैसे कोई राजकुमार एक मेंढकी से विवाह कर सकता है? परंतु वह अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। हार कर उसने मेंढकी को उठाया और महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने पर उसने अपने पिता राजा को पूरी घटना विस्तार से सुनाई और मेंढकी को दिखाया। राजा ने मेंढकी को देखते हुए गंभीरता से कहा, बेटा, यदि तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से विवाह लिखा है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। उसी दिन महल में तीनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। बड़े दोनों राजकुमारों ने सुंदर कन्याओं से शादी रचाई, जबकि सबसे छोटे बेटे ने मेंढकी से विवाह किया। समय बीतता गया और फिर एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, मेरे प्रिय बेटों, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी मेरे लिए सबसे सुंदर कमीज तैयार कर सकती है। तीनों राजकुमारों ने पिता की आज्ञा स्वीकार की और अपने अपने घर लौट गए। 2 बड़े राजकुमार निश्चिंत थे क्योंकि उनकी पत्नियां कुशल सिलाई कढ़ाई में निपुण थीं, लेकिन छोटा राजकुमार बेहद परेशान था। वह उदास मन से घर पहुंचा तो मेंढकी ने उसे इस हाल में देख लिया। वह उछलती कूदती हुई उसके पास आई और कोमल स्वर में पूछने लगी, स्वामी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? राजकुमार ने उदासी भरे स्वर में कहा, अब तो मुझे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी क्योंकि पिताजी ने हमसे कहा है कि हमारी पत्नियां सुबह तक उनके लिए एक सुंदर कमीज तैयार करें। मेंढकी ने हंसते हुए कहा, अरे यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले भोजन करिए और फिर चैन से सो जाइए। याद रखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। राजकुमार भोजन करके बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही नींद की आगोश में चला गया। उसके सोते ही मेंढकी फुर्ती से दरवाजे से बाहर आई और चबूतरे पर जा बैठी। वहाँ उसने अपनी मेंढकी की खाल उतारी और देखते ही देखते वह एक अत्यंत सुंदर युवती में बदल गई। उसने जोर से ताली बजाई और आदेश दिया, मेरी सेविकाएं, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसी कमीज तैयार करो जैसी मेरे राजघराने में तैयार की जाती है। रात भर में एक शानदार कमीज तैयार कर दी गई। सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेंढकी मेज पर बैठी थी और उसके हाथ में कपड़े में लिपटी एक कमीज थी। वह खुशी से झूम उठा और तुरंत कमीज लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उस समय राजा अपने अन्य बेटों द्वारा लाई गई कमीजें देख रहे थे। सबसे बड़े बेटे ने अपनी कमीज राजा के सामने फैला कर रखी। राजा ने उसे हाथ में लिया, कुछ पल देखा और फिर बोले, यह कमीज तो इतनी साधारण है कि कोई साधारण किसान भी शायद ही पहनना चाहे। इसके बाद दूसरे बेटे ने अपनी कमीज राजा के आगे रखी। राजा ने उस पर एक नजर डाली और कहा, यह तो इतनी खराब है कि कोई बर्तन गढ़ने वाला कुम्हार भी इसे पहनने से मना कर दे। अब सबसे छोटे राजकुमार की बारी थी। उसने धीरे से कपड़े में लिपटी कमीज राजा के सामने खोली। कमीज इतनी भव्य थी कि सबकी निगाहें ठहर गईं। सोने और चांदी के महीन धागों से बुनी हुई वह कमीज शाही रुतबे की प्रतीक लग रही थी। राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अब ये हुई बात, यह कमीज सच में किसी राजा के पहनने योग्य है। कमीजें दिखाने के बाद तीनों भाई अपने अपने महलों की ओर लौट गए। दोनों बड़े राजकुमार रास्ते भर बड़बड़ाते रहे, हमने तो बेवजह अपने छोटे भाई की पत्नी का मजाक उड़ाया। अब लगता है कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, जरूर उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति है। कुछ समय और बीता। फिर एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर से दरबार में बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसकी पत्नी सबसे लजीज खाना बना सकती है। राजा का आदेश सुनकर छोटा राजकुमार फिर से उदास हो गया और धीमे कदमों से अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो मेंढकी ने उसे चिंतित देखकर पूछा, प्रिय राजकुमार, आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए राजा का आदेश सुनाया। मेंढकी मुस्कुराई और बड़े आराम से बोली, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, पहले खाना खाइए और फिर आराम से सो जाइए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उधर राजा के दोनों बड़े पुत्रों ने महल की रसोई से एक वृद्धा को बुलवाया ताकि वह उनके लिए उम्दा खाना बना सके। साथ ही वे यह भी जानना चाहते थे कि आखिर मेंढकी खाना किस तरह बनाती है। वे चुपचाप मेंढकी के घर के पास पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखने लगे। मेंढकी को दोनों भाइयों की चाल समझ में आ गई थी। उसने दिखावे के लिए थोड़ा आटा लिया, उसे बेलकर सीधा आग में डाल दिया, जैसे वह कुछ खास बनाने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। छिपकर देख रहे दोनों राजकुमारों ने यह सब देखा और फौरन अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने यह दृश्य अपनी पत्नियों को बताया, जिन्होंने भी वैसा ही करने का नाटक किया। इधर जैसे ही वे चले गए, मेंढकी फिर से बाहर चबूतरे पर पहुंची। मेंढकी की खाल उतारी और देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने ताली बजाई और बोली, मेरी सेविकाओं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जैसा मेरे पिता खाया करते थे। अगली सुबह जब राजकुमार की नींद खुली तो उसने देखा कि मेज पर सफेद कपड़े से ढकी एक थाली रखी थी। उसने थाली का कपड़ा हटाया तो उसमें कई तरह के लजीज व्यंजन सजे हुए थे। ये देखकर वह फूला नहीं समाया और तुरंत उस थाली को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उधर राजा अपने बड़े बेटों द्वारा लाए गए खाने का निरीक्षण कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने सबसे बड़े बेटे की थाली खोली। उसमें रखी रोटी इतनी जली हुई थी कि उसकी महक से ही राजा नाराज हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, यह तो किसी के खाने लायक नहीं, इसे कुत्तों के आगे डाल दो। इसके बाद दूसरे बेटे की थाली खोली गई। उसमें भी वही हाल था, जली हुई रोटी। राजा का
चेहरा और भी कठोर हो गया और उसने वही आदेश दोहराया। अब बारी आई छोटे बेटे की। जैसे ही उसने अपनी थाली राजा के सामने रखी और ढक्कन हटाया, राजा हैरान रह गया। थाली में रखे पकवानों की खुशबू से दरबार महक उठा। राजा ने छक्कर कहा, वाह, ये तो राजभोज से भी उम्दा है। राजा इस स्वादिष्ट भोजन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसी शाम एक भव्य भोज का आयोजन करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे इस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को भी साथ लाएं। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि मेरी तीनों बहुओं में सबसे अच्छी नृत्यांगना कौन। एक बार फिर छोटा राजकुमार बहुत निराश होकर महल से बाहर निकल गया। उसके मन में चिंता का सागर उमड़ रहा था। अब तो बात बिगड़ गई। उस बेचारी मेंढकी से नाच कैसे होगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी मेंढकी पत्नी ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ राजकुमार, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। राजकुमार ने सारा हाल सुनाया और राजा का आदेश भी बता दिया। मेंढकी मुस्कुराई और बोली, ओह, सिर्फ इतनी सी बात। तुम परेशान मत हो, तुम बस इतना करना कि दावत में अकेले चले जाना। मैं तुम्हारे बाद वहाँ पहुँच जाऊंगी। जब तुम्हें गरजने की आवाज सुनाई दे तब मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी सवारी में आ रही है। राजकुमार ने वैसा ही किया। वह महल की दावत में अकेले पहुंचा, जबकि उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों संग वहाँ पहले से मौजूद थे। उनकी पत्नियां सजे धजे गहनों और रेशमी कपड़ों में खूब चमक रही थीं। राजा, रानी और बाकी अतिथि सभी भोज के लिए एकत्र हुए ही थे कि अचानक बाहर तेज गड़गड़ाहट हुई और महल की दीवारें थरथरा उठी। सब लोग भयभीत हो गए। तब छोटे राजकुमार ने सभी को संयमित किया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ये मेरी पत्नी है, वह अपने रथ में आ रही है। अब सारे लोग उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखने लगे। सभी मेहमानों की निगाहें दरवाजे पर टिक गई थीं। वे बेसब्री से छोटे राजकुमार की पत्नी की एक झलक पाने को उत्सुक थे। तभी महल के मुख्य द्वार से एक बेहद आकर्षक राजकुमारी भीतर आई, जिसने आसमानी रंग का शानदार गाउन पहन रखा था। उस पर जड़े चांदी जैसे चमकते सितारे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसे देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया और चारों ओर उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। छोटा राजकुमार गर्व से मुस्कुराता हुआ अपनी पत्नी के साथ भोज में शामिल हो गया। उधर राजकुमार के बड़े भाइयों की पत्नियों को उसकी सौंदर्य देखकर जलन होने लगी। भोजन संपन्न होने के बाद राजा ने सभी को नृत्य करने का आदेश दिया। तभी राजकुमार की मेंढकी पत्नी ने नृत्य आरंभ किया। वह धीरे धीरे घूमती हुई इस तरह थिरकने लगी कि हर किसी की निगाहें उसी पर टिक गईं। सब लोग पीछे हटकर उसके नृत्य को सम्मान और प्रशंसा के साथ देखने लगे। उसके बाद बड़े भाइयों की पत्नियों ने भी नाचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ हिलाए, उनके गहने खुलकर उड़ते हुए सीधे राजा से जा टकराए। राजा अपने ऊपर आ गिरे गहनों से बेहद नाराज हो गया और गुस्से में नृत्य समारोह बीच में छोड़कर वहां से चला गया। इधर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी की अनुपम सुंदरता से अभिभूत था, लेकिन उसके मन में एक डर भी चुपचाप घर कर गया, कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से मेंढकी के रूप में लौट आए। इसी चिंता में वह महल से चुपचाप निकला और सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर उसने मेंढकी की पुरानी खाल को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे आग में झोंक दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी घर आई तो खाल को गायब पाकर वह गहरी पीड़ा से भर उठी। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने कहा, तुमने यह क्या कर दिया राजकुमार। बस 3 दिन और इंतजार कर लेते तो हम हमेशा के लिए साथ रह सकते थे। अब हमारे रास्ते अलग हो गए हैं। वह यह कहते कहते एक भूरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई। राजकुमार तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ दूर जाकर वह कोयल अचानक हवा में विलीन हो गई। इसके बाद वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगलों, घाटियों और पहाड़ों में भटकता रहा, पर उसका कहीं अता पता नहीं मिला। इस खोज में 2 साल बीत गए। अब वह थक कर चूर हो चुका था। उसके वस्त्र फट चुके थे, चेहरा धूल धूसरित हो गया था और दाढ़ी भी बढ़कर झाड़ी जैसी हो चुकी थी। वह पूरी तरह टूट चुका था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी झोपड़ी पर पड़ी। वह झोपड़ी मुर्गी की टांगों पर खड़ी थी और लगातार घूम रही थी, मानो किसी रहस्य को छिपा रही हो। यह दृश्य देखकर राजकुमार बोला, हे झोपड़ी, जरा कृपा करके अपना पिछला हिस्सा पेड़ों की ओर कर लो और मुख मेरी ओर घुमा लो। राजकुमार के इतना कहते ही झोपड़ी थम गई और तुरंत ही एक दरवाजा खुला, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। राजकुमार निःसंकोच उस झोपड़ी के भीतर चला गया। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, उसे एक वृद्धा दिखाई दी, जिसकी आंखों में अनुभव और रहस्य दोनों की चमक थी। वह बूढ़ी स्त्री बोली, बेटा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में किसे ढूंढते फिर रहे। राजकुमार ने शांति से पूरी बात बता दी, अपनी मेंढकी पत्नी, उसका रूपांतरण, उसकी गलती और अब उसे पाने की बेचैनी। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, ओह राजकुमार, तुमने जो किया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो राजकुमारी तो बस कुछ ही समय में अपने श्राप से मुक्त होने वाली थी और तुमने उसकी खाल जला दी। राजकुमार ने चौंकते हुए पूछा, कृपया बताइए दादी माँ, आखिर किसने उसे श्राप दिया और क्यों। उसके पीछे की सच्चाई क्या है। बूढ़ी महिला ने नरम स्वर में कहा, बेटा, अभी तुम काफी थके हो, पहले पेट भर खाना खा लो और थोड़ा विश्राम कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। बूढ़ी औरत ने बड़े प्यार से गर्म और स्वादिष्ट भोजन तैयार किया, जिसे राजकुमार ने तृप्त होकर खाया। फिर वह कुछ समय के लिए सो गया। थोड़ी देर बाद जब वह आराम करके उठा तो उसने फिर से वही सवाल दोहराया। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, जिस मेंढकी को तुम खोज रहे हो वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी है। उसके पिता, उस राज्य के राजा, को अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व था। वह यह मानता था कि उसकी जैसी समझदारी किसी में नहीं है, पर दुर्भाग्य से उनकी बेटी उनसे भी अधिक चतुर और समझदार निकली। प्रजा उसकी बुद्धि और विवेक की सराहना करने लगी। यही बात राजा को खटकने लगी। उसे अपनी ही बेटी से जलन होने लगी और वह बार बार यह सिद्ध करने की कोशिश करता कि असली बुद्धिमान वही है। समय बीता गया और यह खटास बढ़ती चली गई। फिर एक दिन जब राजमहल में राजा की 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसने सभा में एक विचित्र ऐलान कर डाला। राजा ने पूरे दरबार के सामने एक विचित्र घोषणा की। उसने कहा, अगर मेरी बेटी को लगता
लगता है कि वह मुझसे अधिक चतुर है तो उसे 3 वर्षों तक मेंढकी के रूप में जीवन बिताना होगा और उसके बाद किसी राजकुमार से विवाह करके एक सुखमय गृहस्थ जीवन भी स्थापित करना होगा। राजकुमार यह सुनकर बेहद व्यथित हो गया। उसने बूढ़ी स्त्री की ओर देखकर कहा, दादी माँ, मैं अपनी पत्नी को हर हाल में खोज निकालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी संकट का सामना क्यों न करना पड़े। कृपया मुझे मार्ग बताइए। बूढ़ी महिला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी इस समय पुराने हड्डियों के राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी के कब्जे में है। वहाँ तक पहुँचना और उसे छुड़ाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह जादूगरनी अपराजय मानी जाती है। आज तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाया। उसकी ताकत उसकी आत्मा में नहीं बल्कि एक रहस्य में छिपी हुई है। उसकी आत्मा एक सुई की नोक में है। वह सुई एक अंडे के अंदर है। वह अंडा एक बत्तख के पेट में है। बत्तख एक खरगोश के भीतर छिपी है और वह खरगोश एक पत्थर के डिब्बे में बंद है। वह डिब्बा एक बहुत ऊंचे ओक के वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर रखा गया है और चुड़ैल उस स्थान की दिन रात निगरानी करती है, जैसे उसकी जान उसी में बसी हो। यह बताते हुए वृद्धा ने एक चमकता हुआ धागों का गोला निकाला और राजकुमार को सौंपते हुए बोली। राजकुमार ने धागों का गोला जमीन पर फेंका और वह जैसे जैसे आगे लुढ़कता गया वह भी उसके पीछे पीछे घने जंगल की ओर बढ़ता चला गया। कुछ ही देर में वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां एक विशाल कत्थई रंग का भालू रास्ते के बीचों बीच बैठा था। वह बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। राजकुमार ने तुरंत अपने धनुष से तीर निकालकर निशाना साधा, लेकिन तभी भालू ने इंसानों जैसी आवाज में विनती की, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है। राजकुमार का मन पसीज गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और भालू को बिना कोई नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर चलते हुए उसके सिर के ऊपर एक सफेद नर बतख उड़ता दिखाई दिया। राजकुमार ने जैसे ही तीर चलाने के लिए कमान चढ़ाई, उसी क्षण बतख बोली, हे राजकुमार, कृपया मुझे जीवन दान दो, समय आने पर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। यह सुनकर राजकुमार ने उस पर भी तीर नहीं चलाया और चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर में एक खरगोश झाड़ियों से निकलकर उसके रास्ते को पार करने लगा। राजकुमार ने झट से धनुष उठाया, लेकिन तभी खरगोश भी बोला, मुझे मत मारो राजकुमार, एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। राजकुमार ने फिर से अपने हाथ रोक लिए और उस नन्हे प्राणी को भी जाने दिया। राजकुमार लगातार चलते चलते एक सुंदर सी झील के किनारे जा पहुंचा। वहाँ उसकी नजर एक मछली पर पड़ी, जो किनारे पर पड़ी पड़ी छटपटा रही थी, जैसे पानी की एक एक बूंद के लिए तड़प रही हो। वह तुरंत उसके पास गया। तभी मछली ने इंसानी स्वर में कहा, हे राजकुमार, मुझ पर कृपा करो, मुझे दोबारा पानी में डाल दो, क्योंकि आने वाले समय में शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। राजकुमार ने बिना देर किए उसे झील में छोड़ दिया और फिर अपने धागों के जादुई गोले के पीछे पीछे आगे बढ़ गया। शाम होते होते वह एक विशाल ओक के पेड़ के पास पहुंचा। यह पेड़ बहुत ऊंचा और घना था और उसकी सबसे ऊंची शाखा पर एक पत्थर का संदूक रखा हुआ था। वह उसे देखकर सोच में पड़ गया कि इस भारी भरकम बक्से को वह नीचे कैसे लाएगा। तभी अचानक वहीं पर वह कत्थई रंग का भालू प्रकट हुआ, जिससे राजकुमार पहले जंगल में मिला था। भालू ने अपनी ताकतवर भुजाओं से पेड़ को पकड़कर पूरी जड़ से उखाड़ फेंका। पेड़ के साथ ही वह पत्थर का बक्सा भी नीचे आ गिरा और टूटकर बिखर गया। बक्से के अंदर से एक खरगोश बिजली की गति से बाहर निकला और भागने लगा। तभी कहीं से दूसरा खरगोश आ गया, वही जिसे राजकुमार ने पहले जंगल में जीवित छोड़ा था। उसने उस पहले खरगोश का पीछा किया और जैसे ही दूसरे खरगोश ने पहले को पकड़ा और फाड़ा, उसके भीतर से एक सफेद बतख उड़ती हुई आसमान में निकल गई। उसी पल वह सफेद नर बतख आ गया, जिसे राजकुमार ने पहले जीवन दान दिया था। उसने बिजली सी तेजी से उड़ती बतख को जोर से मारा, जिससे उसके भीतर छिपा अंडा बाहर निकलकर झील में गिर गया। राजकुमार निराश होकर सोचने लगा कि अब वह अंडा झील से कैसे निकालेगा। तभी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, वही मछली जिसे उसने बचाया था अंडा अपनी मुंह में दबाए किनारे की ओर तैरती आ रही थी। राजकुमार ने वह अंडा उठाया और ध्यान से फोड़ा। भीतर एक बारीक सुई छिपी थी। उसने सुई को मोड़ना शुरू किया। जितनी वह सुई मुड़ती उतनी ही तेजी से वह भयानक चुड़ैल दर्द से कराहने लगी। उसकी सारी जादुई शक्तियां क्षीण होती गईं। जैसे ही सुई टूटी, चुड़ैल का अंत हो गया और उसका काला जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजकुमार अभी सोच ही रहा था कि अब राजकुमारी को कैसे ढूंढे, तभी वह सामने प्रकट हो गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, राजकुमार, तुम समय पर आ गए। एक पल और होता तो सब खत्म हो जाता। दोनों की आंखें मिली और मानो सारा दुख बह गया। वे एक दूसरे का हाथ थामे अपने राज्य लौटे और वहाँ जीवन भर प्रेम, शांति और आनंद से साथ रहे।